मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकार और किसानों के बीच बैठकों का दौर जारी। राजभवन घेराव के बाद जंतर मंतर पहुंचे राहुल प्रियंका। टिकैत का 26 जनवरी को लाल किले से इंडिया गेट मार्च का ऐलान। एफएसजी में कहा कि खालिस्तान झंडा फहराओ, इनाम पाओ। 65वें जन्मदिन पर मायावती का ऐलान। यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगी बीएसपी। सरकार बनी तो कोरोना वैक्सीन मुफ्त। निकाय चुनाव 2019 में पर्चे दाखिल करने का आज आखिरी दिन। बीजेपी कांग्रेस ने नहीं खोले अपने पत्ते। राहुल को अमेठी में हारने के बाद अब सोनिया गांधी की रायबरेली पर भाजपा की नजर। 2022 में सभी विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य। यूपी की राजनीति में मोदी मैन एके मिश्रा की एंट्री। योगी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। अब एमपी शताब्दी रॉय ने दिखाए बागी तेवर। 16 जनवरी को बड़ा संभव ऐलान। ममता दीदी की पतंग तो कटेगी। बीजेपी सांसद साक्षी महराज का बड़ा बयान। बिहार के बाद अब यूपी में हमारी मदद करने आए ओवैसी। बंगाल में भी करेंगे चुनाव। एलएसी पर तनाव के बीच चीन को सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे की चेतावनी। कहा, हमारे संयम की परीक्षा मत लेना। यूपी में शीतलहर का प्रकोप। अगले 48 घंटे जारी रहेगा ठंड का सितम। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 91वें दिन भी जारी था। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता आज होगी। सुप्रीम कोर्ट की समिति के एक सदस्य के नाम वापस लेने के बाद बातचीत को लेकर असमंजस की स्थिति है, मगर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ करते हुए कह दिया कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। वो आज राहुल गांधी भी दिल्ली में आंदोलन करेंगे। वहीं दिल्ली में उपराज्यपाल के निवास पर घेराव करने से रोके जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंचकर उन कांग्रेस सांसदों से मिलेंगे जो किसान आंदोलन के समर्थन में बीते 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली राजभवन के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उनको खत्म करने के लिए है। भाजपा सरकार को कृषि कानून वापस नहीं लेने होंगे। कानून को रद्द किए जाने तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। अब दूसरी खबर विस्तार से। गणतंत्र दिवस के जश्न से हफ्ते भर पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को एक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी 26 जनवरी को लाल किले से इंडिया गेट तक मार्च निकालेंगे और अमर जवान ज्योति पर तिरंगा फहराएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वघोषित किसान राकेश टिकैत ने दावा किया कि इस मार्च का नजारा ऐतिहासिक होगा। जो एक तरफ किसान होंगे, वहीं दूसरी तरफ जवान। टिकैत के मुताबिक किसान संगठन के नेता, सरकारी प्रतिनिधियों, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ 9वें राउंड की बैठक करेंगे। प्रदर्शनकारी सरकार के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर अपना विरोध प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। राकेश टिकैत के इस घोषणा के ठीक 2 दिन पहले खालिस्तान आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया गेट पर खालिस्तान झंडा फहराने का 1.8 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। बता दें, खालिस्तान आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू द्वारा सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि 26 जनवरी को इंडिया गेट पर खालिस्तान झंडा फहराने वाले व्यक्ति को 1.8 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। वही 11 जनवरी को एसडीएफ ने भारत में रहने वाले ऐसे सिखों जो खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करते हैं, उन्हें भड़काने के लिए यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी साझा किया था। पन्नू ने इस वीडियो में युवा सिखों को संबोधित करते हुए कहा था कि वो लाल किले पर खालिस्तान झंडा फहराएं और भारतीय झंडे को दिल्ली के हर कोने में हटा दे। उसने कहा कि 26 जनवरी को सिख पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर से घूमे और हर तिरंगा हटा दे। भारत का झंडा दबाव का प्रतीक है, इसे सिख पिछले कई सालों से झेल रहे हैं। भारत का हर झंडा हटकर कुचल दिया जाना चाहिए। अब तीसरी खबर विस्तार से। बसपा सुप्रीमो शुक्रवार को अपना 65वां जन्मदिन मना रही थी। इस मौके पर उन्होंने महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा कर दी। साथ ही कोरोना वैक्सीन शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के गठजोड़ नहीं करेगी। बसपा सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इन राज्यों में बसपा की सरकार बनने पर सभी को मुफ्त कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध करती हैं कि वो हर देश भर में सभी को मुफ्त वैक्सीन प्रदान करें। इससे पहले गुरुवार को बसपा सुप्रीमो ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे उनके जन्मदिन को जल कल्याणी दिवस के रूप में मनाएं। मायावती ने गुरुवार को ट्वीट किया कि ये विधिवत है और कल यानी 15 जनवरी 2021 को मेरा 65वां जन्मदिन है, जिसे पार्टी के लोग कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे सादगी और कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करते हुए मनाएं। यदि इसे पीड़ितों, गरीबों, असहाय को अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करके जल कल्याणी दिवस के रूप में मनाया जाए तो बेहतर होगा।
अब चौथी खबर विस्तार से। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकाय चुनाव सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्र आज दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। बता दें कि उनके बाद 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। अभ्यर्थी 19 जनवरी दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। बता दें 20 जनवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 28 जनवरी को होगा सुबह 8 बजे, वही शाम 5 बजे तक होगा। मतदान गणना 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि अब तक कुल 4186 अभ्यर्थी 5102 नामांकन दाखिल कर चुके हैं। लेकिन 90 निकायों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 11 जनवरी से है। पहले दिन सिर्फ 121 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वही दूसरे दिन 221 या 212 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वही तीसरे दिन नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थी की संख्या 674 पहुंची। आज नामांकन करने वालों की भीड़ उमड़ेगी। इसे देखते ही प्रशासन ने व्यवस्थाओं को चौक चौबंद किया है। अब पांचवी खबर विस्तार से। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव में मात दे दी है। अमेठी के बाद अब बीजेपी की नजर सोनिया गांधी की सीट और कांग्रेस के अंतिम गढ़ रायबरेली पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक रायबरेली में लोगों तक पहुंचने की कोशिशों को आगे बढ़ाया गया है। आने वाले महीनों में केंद्रीय मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने की उम्मीद भी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय पाठक ने कहा कि रायबरेली भाजपा के लिए महत्वपूर्ण पार्टी है। पार्टी के लोगों को 24 घंटे काम करना होगा। अंशकालिक राजनीति में लिप्त नहीं होना है। भाजपा उन सीटों पर काम करती है जहां कोई भी चुनाव हारती है। हमने 2014 और 2019 के चुनावों के बाद भी ऐसा किया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में हमने अमेठी जीती, हम अगले चुनाव में रायबरेली जरूर जीतेंगे। बता दें लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के हेड रह चुके SK द्विवेदी का कहना है कि रायबरेली में लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया को जिताया। सोनिया गांधी पिछले साल समय से अच्छी सेहत में नहीं थी और चुनाव क्षेत्र में उतर नहीं पाई थी। जितनी बार वे उतरती थी, प्रियंका गांधी वाड्रा उनके विकल्प के रूप में काम कर सकती है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला करना है। भाजपा एक उगता हुआ सूरज है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व के मुद्दे को हल नहीं कर पाई। भाजपा ऐसी स्थिति में भी रायबरेली सीट पर कब्जा जमा सकती है। अब छठी खबर विस्तार से। दिल्ली में लखनऊ तक बस एक नाम की चर्चा है। ये नाम है AK शर्मा। जी हाँ, जिन्हें मोदी मैन कहा जाता है, जो नरेंद्र मोदी के CM से लेकर PM बनने तक हमेशा साथ रहे। पूरे 18 साल तक वे मोदी के साथ परछाई की तरह रहे, लेकिन 3 दिन पहले उन्होंने अचानक VRSS ले लिया, यानी कि रिटायर ले लिया। 1988 बैच के IAS अफसर अरविंद शर्मा 1.5 साल बाद रिटायर होने वाले थे। मोदी ने अब उन्हें मिशन यूपी पर भेज दिया है। जी हाँ, वे यहीं के मऊ जिले के रहने वाले हैं। आज लखनऊ पहुंचकर वे बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। उन्हें MLC बनाए जाने का फैसला हुआ। बता दें खबर है कि उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इसी महीने 8 जनवरी को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कहा जाता है कि मोदी ने उसी समय योगी को इस फैसले के बारे में बता दिया। उस वक्त अरविंद शर्मा केंद्र में MMSC मंत्रालय में सचिव थे। उन्हें आर्थिक मामलों का जानकार साझा किया जाता है। शर्मा ने राजनीति शास्त्र में MA किया है। बीजेपी का नेता बनने के बाद अरविंद शर्मा बोले कि मैं पार्टी में सम्मानित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दल और पार्टी बहुत खुश है। मैं मऊ से संबंधित हूँ। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बीजेपी जैसी पार्टी का सदस्य बनाया गया। ये काम सिर्फ मोदी जी और बीजेपी ही कर सकती है। अपने भाषण के आखिरी में शर्मा ने कहा कि साहिब की साथ और साहिब का हाथ मजबूत करना रहेगा। सत्ता के गलियारों में ब्यूरोक्रेसी मोदी के साहिब के साथ रहेगी। अब साथी खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है। पार्टी सांसद शताब्दी राय ने अब बागी तेवर दिखाए हैं। वहीं भाजपा महासचिव और बंगाल की पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने 41 TMC विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया। विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से सत्ता कभी भी छूट सकती है। हमारे पास तृणमूल कांग्रेस की लगभग 41 विधायकों की सूची है जो भाजपा के संपर्क में है और पार्टी बदलने के लिए तैयार है। अगर हमने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया तो ममता बनर्जी की सरकार किसी भी समय गिर जाएगी। लेकिन हम उन नामों की पड़ताल कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई नकारात्मक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हमारी पार्टी का हिस्सा बने। बता दें ममता जी की पतंग तो कटेगी ही 100%, क्योंकि हमने इतनी ढील दी है। अब तो एक हाथ खींचेंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए हमें विश्वास है कि ममता जी की पतंग तो गई।
अब आर्थिक खबर विस्तार से। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे से राज्य की सियासत गरमा गई है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज के ओवैसी से भाजपा को मदद मिलने का बयान से भाजपा ने अब दूरी बना ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दो टूक कह दिया है कि भाजपा को जनता जिता रही है, कोई बी टीम, सी टीम या डी टीम नहीं जिता रही है। भाजपा के साथ जनता है और इसी वजह से वो देश में चुनाव जीत रही है। दरअसल ओवैसी के दौरे पर चुटकी लेते हुए भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बयान दिया कि उन्हें ओवैसी से खतरा नहीं बल्कि फायदा है। जैसे ओवैसी के चुनाव लड़ने से उन्हें बिहार में मदद मिली, वैसे ही ओवैसी और यूपी में उनकी मदद करेंगे। इस बयान के बाद बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ किया कि ओवैसी को कौन जानता है, उन्हें बी टीम, सी टीम या डी टीम कहना गलत है। अब नौवीं खबर विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के मद्देनजर सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने ड्रैगन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि हम बातचीत और राजनीतिक उपायों के जरिए समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी ने हमारी संयम की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बता दें, पिछले 8 महीने से पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है और कई दौर की वार्ता के बाद ये तनाव भी कम नहीं हुआ है। दिल्ली लौटे कैंट में परेड ग्राउंड में अपने संबोधन के दौरान सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पास करके यथास्थिति को एक तरफा बदलने की चीन की कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि गलवान घाटी में हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा कि लद्दाख सेक्टर में आगे के क्षेत्रों में तैनात सैनिकों का मनोबल उन पहाड़ों में अधिक ऊंचा है जिनकी वे रक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तान से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति पर सेना प्रमुख ने कहा कि 300 से 400 आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शिविरों में मौजूद है और भारत में घुसने की फिराक कर रखे हैं। इससे पहले गुरुवार को थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा था कि भारतीय सेना सीमाओं पर यथास्थिति में एक पक्षीय बदलाव की किसी भी प्रयास के खिलाफ दृढ़ता से खड़ी रहेगी और अमन चैन की उसकी इच्छा को कमजोर की तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सेना शत्रुओं के साजिश का विस्तृत और निर्णायक जवाब देने में सक्षम है और उसी समय उसने पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध को और ज्यादा बढ़ने से भी रोका है। अब 10वीं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में शुक्रवार की सुबह कोहरे की चादर ओढ़ ली। कुछ जिलों तो इससे बचे रहे लेकिन अब इसकी चपेट में आ गए हैं। उधर शीतलहर के बाद अब मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में पाला पड़ने पर भी अलर्ट जारी किया है, यानी कि रात का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के पास तक गिरने का आशंका जाहिर किया है। बता दें, मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 15 से लेकर 16 जनवरी तक तापमान में लगातार गिरावट रहेगी। शीतलहर के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी, साथ ही रात के तापमान में भी इतनी गिरावट आएगी। वहीं कई जगहों पर पौधे पर जमीन ओस की जमने की संभावनाएं हैं। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए स्पिन लाइव।